हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी क्लासेज। जैसा कि आप जानते हैं यह रामबाण सीरीज है भौतिक विज्ञान की। तो पहले वाले वीडियो में हमने बात किया था प्रकाश के बारे में और उससे संबंधित कुछ चीज़ें हमने देखी थी। प्रकाश के गुण के बारे में देखा था और उस सेशन में हमने प्रकाश का परावर्तन का दोनों नियम भी देख लिया था। अब हम आज उससे आगे की बात करेंगे और आज उससे संबंधित जो भी न्यूमेरिकल हैं, आज हम न्यूमेरिकल को देखने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि अगर नई वीडियो आती है तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए देरी ना करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल। तो मैंने आपको बताया था कि जो परावर्तन की घटना होती है वह घटना दर्पण पर घटित होती है। किस पर होती है? दर्पण पर घटित होती है। यह कोई दर्पण है और दर्पण जब भी कहलाता है जब किसी सतह पर पॉलिश होता है। तो यह जो पॉलिश होता है, मैंने बताया था सिल्वर ब्रोमाइड का पॉलिश किया जाता है और यहाँ से कोई किरण, प्रकाश की कोई किरण आती है और सतह से टकराती है और टकराने के बाद फिर उसी माध्यम में वापस चली जाती है। तो जो किरण आती है ऊपर से नीचे की ओर, इसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। और जो किरण जाती है परावर्तन के बाद, दर्पण से टकराती है तो परावर्तन होता है। परावर्तन के बाद जो किरण वापस जाती है उसे हम परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। इतना मैंने आपको बताया था। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि यहाँ बीच में जो होता है एक सीधी लाइन होती है जो कि अभिलंब के नाम से जिसको हम जानते हैं। तो ये जो किरण आ रही है इसको हम किस नाम से जानेंगे? आपतित किरण के नाम से। आपतित किरण यानी कि इंसिडेंट रे, मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर जो किरण ये जा रही है परावर्तन के बाद, इसको हम कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे बोलेंगे इसको। अच्छा, ये जो बीच में है इसे हम कहते हैं अभिलंब। क्या बोलेंगे इसको? अभिलंब बोलेंगे, या अंग्रेजी में इसे हम नॉर्मल कहते हैं। अब यहाँ दोस्तों अगर देखा जाए, आपतित किरण से लेकर के अभिलंब के बीच में एक कोण बन रहा है। यहाँ पर एक कोण बन रहा है। इस कोण को हम कहते हैं एंगल आई, यानी कि इंसिडेंट एंगल, यानी कि आपतन कोण। क्या कहते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण कहते हैं इसको। और दूसरा, यहाँ जो अभिलंब से परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बन रहा है उसे हम कहते हैं परावर्तन कोण। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एंगल आर से। एंगल आर का मतलब है रिफ्लेक्टेड रे, यानी परावर्तित किरण को हम अंग्रेजी में क्या लिख रहे थे? रिफ्लेक्टेड लिख रहे थे। तो रिफ्लेक्टेड का स्मॉल आर वहाँ से लिया गया है और इंसिडेंट का आई लिया गया है। तो इसलिए एंगल आई जब भी बात आएगी तो आप समझ जाना कि आपतन कोण की बात हो रही है, और एंगल आर जब भी आएगा तो आप समझ जाना परावर्तन कोण की बात हो रही है। ठीक है, बिल्कुल। तो इससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको आइए हम देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, मैं प्रश्न लिखता हूँ, आप लोग समझते चलिए। प्रश्न नंबर 1। प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि आपतन कोण का मान यदि 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? परावर्तन कोण का मान क्या होगा? ये प्रश्न नंबर 1 है। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। यदि दर्पण और आपतित किरण के बीच का कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान बताओ। परावर्तन कोण का मान क्या होगा?
यह 2 प्रश्न मैंने लिया है। तो चलिए समझते हैं। आपतन कोण का मान 40 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि आपतन कोण हमारा कौन सा है, यह है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण है वह है आपतन कोण। तो यह अगर 40 डिग्री है तो इस कोण का मान पूछा है कि परावर्तन कोण का मान क्या होगा। अगर आपने ध्यान से पढ़ा है परावर्तन का पहला नियम, तो परावर्तन का पहला नियम ही यह कहता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर, यानी कि जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा। इस नियम के हिसाब से एंगल आई हमारा चूंकि 40 है तो परावर्तन जो कोण बनेगा वह भी 40 डिग्री का बनेगा। यही हमारा उत्तर हुआ। कितना आसान प्रश्न था, कुछ भी नहीं था इस सवाल में। लेकिन अगर आपको समझ नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यदि दर्पण और आपतित किरण के बीच का कोण, यदि दर्पण और आपतित किरण के बीच का कोण, ये दर्पण कहाँ पर है भाई दर्पण यहाँ पर, ये रहा दर्पण हमारा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है ये दर्पण है। और कह रहा है आपतित किरण, आपतित किरण कहाँ, ये रही आपतित किरण, ये आपतित किरण और ये दर्पण। कह रहा है इसके बीच का कोण, यानी ये वाला कोण दिया गया इस बार। कह रहा है यह 60 डिग्री है। कितनी डिग्री है, 60 डिग्री। हाँ, तो दर्पण और आपतित किरण के बीच का कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो हमसे पूछा है ये वाला परावर्तन कोण और हमें ये वाला दिया, इस बार ये नहीं दिया है। तो दोस्तों कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए ध्यान से देखते हैं, बहुत ही ध्यान से देखना। क्योंकि आप जानते हैं कि यहाँ से इस प्रकार से जो ऊपर की तरफ जो कोण बन रहा है, जैसे ध्यान से देखिएगा, इस प्रकार से जो कोण बन रहा है, यह जो कोण बनेगा यह कोण 90 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। तो जब कोण पूरा 90 डिग्री का है सॉरी तो यह जो दर्पण से और अभिलंब के बीच की जो दूरी है ये 90 डिग्री की है। तो पूरा अगर 90 डिग्री का है तो बीच में हमें दिया गया है दर्पण से लेकर के और अभिलंब यानी आपतित किरण के बीच का कोण हमें 60 डिग्री दिया है। तो आप बताइए कि अगर पूरा 90 है तो यह 60 है तो ऊपर वाला कोण क्या होगा, ये वाला कोण क्या होगा। पहले ये वाला कोण निकालिए तो हर कोई बता देगा कि भाई अगर ये 60 डिग्री है तो यह 30 डिग्री होगा, तभी तो दोनों मिलाकर 90 होगा। दोनों का योग 90 है तो यानी 60 और 30 अगर जोड़ देंगे तो 90 हो जाएगा। यानी आपतन कोण का मान कितना हो जाएगा, आपतन कोण का जो मान होगा वह होगा 30 डिग्री। लेकिन आपतन कोण का मान नहीं पूछा है, हमसे पूछा है परावर्तन कोण का मान बताओ। यानी इधर वाले का हमसे पूछा है, इधर वाले का हमसे पूछा है ये वाला कोण परावर्तन एंगल आर। तो भैया एक नियम है, अभी मैंने पढ़ा था ऊपर, एंगल आई बराबर एंगल आर। तो इस नियम से 30 डिग्री यह होगा तो यह भी 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। अच्छा, उसके बाद में अगर यह 30 होगा तो इधर भी अगर देखा जाए तो इधर भी दोनों मिलाकर 90 होगा, तो 30 यह होगा तो यह भी 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम चारों कोण निकाल लिए, है ना। तो बस इसी प्रकार के न्यूमेरिकल इसमें पूछे जाते हैं। चलिए एक न्यूमेरिकल की और बात कर लेते हैं फटाफट इसके बाद में, और फिर आगे हम बढ़ जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और उनको बताएं कि रामबाण श्रृंखला जो चल रही है वो आपके हित के लिए चल रही है। एग्जाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अगर आपने पीछे के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं, साइंस के और वीडियो नहीं देखे हैं, जैसे कि बायोलॉजी की अगर बात की जाए तो पाचन तंत्र आपको पढ़ाया जा चुका है, और पाचन तंत्र के अलावा आपको श्वसन तंत्र पढ़ाया गया है, परिवहन तंत्र पढ़ाया गया है, रुधिर संबंधित जो चीज़ें थी वो पढ़ा दी गई हैं आपको। आप चैनल पे जा करके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बना दिया गया है आपके लिए। चलिए अगले न्यूमेरिकल की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3, यदि परावर्तित किरण और दर्पण के मध्य का कोण परावर्तित किरण और दर्पण के मध्य का कोण 45 डिग्री है, तो
परावर्तित किरण और दर्पण के मध्य का कोण 45 डिग्री है, तो आपतन कोण का मान बताओ। आपतन कोण का मान बताइए। प्रश्न नंबर 4, यदि परावर्तन कोण का मान 20 डिग्री है, तो आपतित किरण और दर्पण के बीच का कोण क्या होगा। आप लोग भी नोट्स बनाते चलें अच्छे से, क्योंकि एग्जाम के टाइम आपको बहुत काम आने वाला है यहाँ। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। प्रश्न नंबर 3 को क्वेश्चन कह रहा है यदि परावर्तित किरण और दर्पण के मध्य, यानी परावर्तित किरण कहाँ है, परावर्तित किरण यहाँ और दर्पण के मध्य, यानी ये वाला कोण दिया गया है इस बार। तो ये वाला जो कोण है ये दिया गया है, कितना दिया गया, 45 डिग्री। तो भाई जब ये 45 से ये टोटल कितना होता है, 90 होता है, तो 45 ये हो जाएगा, तो ये भी 45 हो जाएगा, तभी तो 90 होगा। तो 45 ये होगा, तो 45 ये होगा, तो परावर्तन के पहले कोण से एंगल आई बराबर एंगल आर, तो यह भी 45 होगा और यह भी 45 होगा, तो यह भी 45 हो जाएगा। यानी सभी कोण 45 के हो जाएंगे, तो निकल गएगा चुटकियों में, कोई बात नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि परावर्तन कोण का मान 20 डिग्री है, इस बार परावर्तन कोण का जो मान दिया गया है वह कितना दिया गया है, 20 डिग्री दिया गया है। यानी हमारा परावर्तन कोण कहाँ है, ये रहा, ये दिया गया 20 डिग्री। अगर भाई ये 20 डिग्री है तो हमसे पूछा क्या है इस बार, हमसे पूछा गया है इस बार कि आपतित किरण और दर्पण के मध्य, यानी आपतित किरण और दर्पण कहाँ है भाई, आपतित किरण ये रहा, ये परावर्तित किरण है, तो इसके और इसके बीच का कोण पूछा गया है। तो 20 यह होगा, तो ये परावर्तन कोण है, तो आपतन कोण भी 20 होगा, तो ये भी 20 हो जाएगा। अच्छा ये जब 20 हो जाएगा तो इतनी दूरी का मान कितना होता है, 90। तो 20 यह होगा, तो कितना जोड़ दें कि 90 हो जाए, 70 जोड़ दें, तो 70 20 90, तो 70 अंश हो जाएगा। बस यही था। अब यहाँ से इतने ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछने जाने की कोई संभावना नहीं है। तो चलिए आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, नहीं लिखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। अगला जो टॉपिक हमारा आ रहा है आगे जो हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है दर्पण। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छा दर्पण पढ़ने से पहले एक और टॉपिक है यहाँ पर, उसे देख लेते हैं। उसका नाम है प्रतिबिंब। क्या नाम है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब इसको कहते हैं अंग्रेजी में इमेज। इमेज माने प्रतिबिंब। क्या होता है प्रतिबिंब, क्या होता है दोस्तों, जब प्रकाश की किरणें मान लिया कि कोई प्रकाश की किरण आ रही, इस प्रकार से हमारा कोई अवतल दर्पण है और ये मान लिया कोई दर्पण है हमारा और बाहर से पॉलिश है। तो क्या हो रहा है, जब कोई प्रकाश की किरण आ रही, यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर जो बीच में है या पी होता है, पी माने पोल होता है, और इसका जो बीचों बीच ये देखो गोले का भाग है, किसी गोले का भाग है। इस प्रकार से देखा जाए तो किसी गोले का भाग है ये। तो जब गोले का भाग है तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, कहीं ना कहीं केंद्र होगा। तो बीच में यहाँ जो केंद्र होता है इसे हम सी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सी से मतलब डिनोट करते हैं इसको कहते हैं वक्रता केंद्र। और बीच में कहीं ना कहीं एफ होता है, यानी फोकस दूरी होती है। तो क्या होता है, यहाँ पर जब वस्तु को रखते हैं तो कोई प्रकाश की किरण जो आती है वो प्रकाश की किरण जाती है दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद सीधा फोकस दूरी से होकर के जाती है। इस प्रकार से क्या होता है, एक और प्रकाश की किरण यहाँ से गुजरती है, तो इस प्रकार से फोकस दूरी से जाती हुई दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद ये जो मुख्य अक्ष है उसके समानांतर हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं ये दोनों, ये वाला प्रकाश की किरण, ये वाला प्रकाश की किरण दोनों आकर के यहाँ पर मिल रहे हैं दोनों। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इमेज बनेगा और इमेज यानी कि प्रतिबिंब का निर्माण होगा। तो दो बातें हैं यहाँ पर, सिर्फ हमें प्रतिबिंब ही नहीं समझना है, हमें एक और पॉइंट समझना है, उसका नाम है बिंब। क्या नाम है, बिंब।
बिंब को हम वस्तु के नाम से भी जानते हैं, वस्तु भी कह सकते हैं इसको। तो वस्तु को हम ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्ट। तो हमें समझना है कि बिंब क्या है और प्रतिबिंब क्या है। मैं इमेज से समझाने की कोशिश करता हूँ, वैसे जो इसकी परिभाषा दी गई थोड़ी सी कठिन है, लेकिन आप अगर इमेज के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, आप इसके चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत आसान होगा। तो भाई जो हमने वस्तु को रखा था, हमने इसका नाम दे दिया ए और बी। जो वस्तु था उसका नाम हमने दे दिया ए बी। जो हमने वस्तु रखा था वही वस्तु है हमारी क्या नाम, ऑब्जेक्ट। यानी ये हमारा बिंब है, ये क्या है, बिंब है। लेकिन दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से जो टकराई यहाँ प्रकाश की किरणें जाकर के, और टकराने के बाद जब आकर के दोनों किरणें मिलती हैं बाद में, तो वहाँ पर जो निर्माण होता है वह निर्माण होता है प्रतिबिंब का। यानी प्रतिबिंब वाले में हम कह सकते हैं कि जब प्रकाश की दो किरणें दर्पण से टकराने के बाद या दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरकर जब किसी बिंदु पर जाकर के मिलती हैं, तो वहाँ पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। अच्छा, बिंब वाले हम क्या कह सकते हैं? बिंब वाले में आपको सिर्फ इतना समझना है कि जो बिंब होता है वह एक वस्तु होता है जहाँ से प्रकाश की किरणें चलती हैं। तो बस इतनी सी बात है। अब उसके बाद में अब हम बात करेंगे प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो यहाँ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो हम देखते हैं। तो हम अगला हेडिंग डालते हैं, प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रतिबिंब के दोस्त जो प्रकार होते हैं, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। जो पहला प्रतिबिंब होता है वो होता है वास्तविक प्रतिबिंब। कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब। यानी प्रतिबिंब जो आपका बनता है वो दो प्रकार से बन सकता है। एक बनता है वास्तविक प्रतिबिंब, और जो दूसरा बनता है वो बनता है आभासी, या इसे ही काल्पनिक के नाम से जाना जाता है। काल्पनिक, आभासी और काल्पनिक, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। यानी प्रतिबिंब जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है? वास्तविक होता है, और दूसरा कौन सा होता है? आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक को हम लोग रियल इमेज कहते हैं, आभासी को हम लोग इमेजिनरी कहते हैं। यानी इसकी सिर्फ कल्पना की जाती है, होता नहीं है। तो क्या होता है वास्तविक प्रतिबिंब और क्या होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, इसकी चर्चा कर लेते हैं। सामान्यतः एग्जाम में इन दोनों में अंतर पूछा जाता है, तो चलिए डिफरेंस के रूप में इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट है जो आपको देखने हैं। देखिए भाई, जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वह दर्पण के सामने बनता है। पहली बात, कहाँ बनेगा? दर्पण के जब सामने बनेगा तो वह कहलाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। तो पहला पॉइंट यही लिखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है कहाँ बनता है? दर्पण के सामने बनता है। तो लिख लो भाई, वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। कहाँ बनता है? सामने बनता है। अच्छा, उसके बाद में जो हमारा आभासी प्रतिबिंब वो कहाँ बनता है? वह दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। तो लिखेंगे आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा पॉइंट, वास्तविक जो प्रतिबिंब बनता है वह सदैव उल्टा बनता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ध्यान से, दर्पण के सामने जो बना है प्रतिबिंब, यहाँ से पर कोई वस्तु रखी गई थी, वो जाकर के यहाँ से टकराई है, फोकस दूरी पर आई है, फोकस दूरी से होकर के नीचे गई है, दूसरी प्रकाश की किरण इस प्रकार से आ रही है, आने के बाद दर्पण यानी शीशे से टकरा रही है, टकराने के बाद जब वापस आई है तो यहाँ पर बनी है। यानी जो प्रतिबिंब ऐसे इधर देखिए इस प्रकार से प्रतिबिंब था, लेकिन इधर ऐसे बन गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है कैसा बनता है? उल्टा बनता है। यही समझना था। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि कैसा बनता है? उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है। उल्टा बनता है। और जो हमारा आभासी प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनेगा, और इस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से बनेगा। यानी जो आभासी प्रतिबिंब होगा वो कैसा बनेगा? वह सीधा बनेगा। तो दूसरे वाले हम लिखेंगे काल्पनिक वाले में कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। क्लियर है? तीसरा पॉइंट, चूंकि यह वास्तविक होता है तो इसे हम वास्तविक पर्दे पर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। प्राप्त किया जा सकता है। और यह आभासी होता है तो इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इसे पर्दे पर
इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। और जो चौथा पॉइंट है, इसमें जो किरणें होती हैं परावर्तन के बाद वास्तव में किरणें मिलती हैं। यहाँ लिखेंगे किरणें वास्तव में मिलती हैं। परावर्तन के बाद क्या होती है, जो किरणें होती हैं वो वास्तव में मिलती हैं, वास्तविक प्रतिबिंब में। परंतु इसमें क्या होता है, मिलती नहीं है, मिलती हुई लगती है हमको, यानी मिलती हुई आभास होती हैं या प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। इसमें क्या होता है, मिलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक था, प्रतिबिंब और उसके प्रकार। उम्मीद है आपको प्रतिबिंब समझ में आया होगा, बिंब समझ में आया होगा, और प्रतिबिंब के प्रकार और में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, इसके बाद में हम अगला टॉपिक जो अपना चालू कर रहे हैं वह है दर्पण। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे, उम्मीद है। चलिए अब हम बात करेंगे दर्पण की। दर्पण यानी कि मिरर। तो दर्पण जो होता है समानता, अच्छा दर्पण और लेंस, आपने लेंस का भी नाम सुना होगा। दर्पण और लेंस में सिर्फ इतना अंतर होता है कि जो दर्पण होता है, दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है। यहाँ पर नोट पॉइंट बना करके आप लिख ले, पहले नोट करके लिख लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि दर्पण द्वारा या दर्पण से परावर्तन की घटना होती है। किसकी घटना होगी, जब भी घटना होगी तो परावर्तन की घटना होगी, ठीक है। दर्पण से परावर्तन की घटना होती है, तथा लेंस जो होता है, लेंस से परावर्तन की घटना कभी नहीं होती। लेंस से अपवर्तन की घटना होती है। कौन सी घटना होती है, अपवर्तन की घटना होती है। लेंस से किसकी घटना होती है, अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन की घटना होती है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक मिरर पर। तो मिरर जो होता है वह दो प्रकार का मिरर होता है। कितने प्रकार का होता है, दर्पण जो होता है सामान्यतः दर्पण दो प्रकार का होता है। जो पहला प्रकार होता है समतल दर्पण। कैसा होता है, समतल दर्पण। और जो दूसरा प्रकार है वह है गोलीय दर्पण। दो प्रकार के दर्पण होते हैं। जो समतल दर्पण होता है उसे प्लेन मिरर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्लेन मिरर। और इसको कहा जाता है स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर होता है और क्या होता है, प्लेन मिरर होता है। तो हम चलेंगे, सबसे पहले बात करेंगे समतल दर्पण की। किसकी बात करेंगे, समतल दर्पण की बात करेंगे। तो दोस्त इसमें बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए, तो इसको आप लोग लिखना स्टार्ट करें। तो जो पहला पॉइंट है समतल दर्पण से संबंधित, वह पहला पॉइंट है, इसकी वक्रता त्रिज्या जो होती है, इसकी वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। कितनी होती है वक्रता त्रिज्या, अनंत होती है। दूसरा है, इसकी जो क्षमता होती है, इसकी क्षमता जो होती है वह शून्य होती है, शून्य होती है। दो पॉइंट महत्वपूर्ण है समतल दर्पण से संबंधित। अच्छा तीसरा पॉइंट देखिए, समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है, जो भी इमेज बनता है वह हमेशा कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रतिबिंब हमेशा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा समतल दर्पण में, प्रतिबिंब हमेशा आभासी या काल्पनिक बनता है, आभासी अथवा काल्पनिक
बनता है। और अगर आभासी बनेगा तो कैसा बनेगा? सीधा बनेगा हमेशा। कैसा बनेगा? सीधा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। ठीक है, इतने पॉइंट क्लियर है। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। जो पांचवा पॉइंट है, जैसे मान लिया कोई व्यक्ति है, सामने उसके समतल दर्पण रखा है, इस प्रकार से कोई दर्पण है, समतल दर्पण रखा हुआ है सामने। तो कोई व्यक्ति मान लिया चुन्नू मुन्नू सा कोई आदमी है यहाँ पर, इस प्रकार से कोई आदमी खड़ा है यहाँ पर, तो वह अगर अपना पूरा इमेज देखना चाहता है, यानी कहने का मतलब है अपना पूरा शरीर उस दर्पण में, उस शीशे में देखना चाहता है, तो पूरा दर्पण देखने के लिए जो शीशा होगा उस वस्तु की यानी उस व्यक्ति की लंबाई का आधा होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आधा होना चाहिए। यानी चुन्नू मुन्नू जितना है, मान लिया 50 सेंटीमीटर का है, तो उसके सामने जो दर्पण होगा उसमें अगर पूरा शरीर देखना चाहता है पैर से लेकर सिर तक, तो जो दर्पण की लंबाई है वो इस व्यक्ति के लंबाई की आधी होनी चाहिए। जैसे हम मान लेते हैं ये कोई छोटा सा लड़का है, 50 सेंटीमीटर का है, तो 50 सेंटीमीटर का जो शीशा चाहिए जो 25 सेंटीमीटर का चाहिए। तो इसी चीज़ को हम लिख लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपना पूरा बिंब दर्पण में देखना चाहता हो तो व्यक्ति की लंबाई से दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। आधी होनी चाहिए। क्लियर? इतने पॉइंट है। अभी बहुत पॉइंट हैं, अगर आप नहीं देख पा रहे होंगे तो आप लोग सुन लीजिए, मैं दोबारा बोल देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति अपना पूरा बिंब दर्पण में देखना चाहता हो तो व्यक्ति की जो लंबाई है, व्यक्ति की लंबाई से दर्पण यानी शीशे की जो लंबाई है वह आधी होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? आधी होनी चाहिए। जैसे कहने का मतलब है कोई आदमी है, अब मान लिया 150 सेंटीमीटर का है और शीशे में अपना पूरा शरीर देखना चाहता है, तो जो दर्पण यानी शीशे की जो लंबाई होगी वो 150/2 होगी, यानी 75 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। अगर 75 सेंटीमीटर की नहीं है तो वह पूरा अपना इमेज नहीं देख पाएगा। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चूँकि यह जो वीडियो है बहुत लंबी हो रही है, तो परावर्तन के भाग 2 में, भौतिक विज्ञान के भाग 2 में आज इतना ही रहेगा। और अभी समतल दर्पण में कुछ पॉइंट जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल भी बनते हैं, तो वो छूट गया है, उसको हम अगले पार्ट 3 में करवाएंगे और जल्द से जल्द उसको लाने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। ठीक है, तो मिलते हैं फिर 3rd पार्ट में।